हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस वो बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास होती है, जिनको मैनेजमेंट करने का काम भी गवर्नमेंट करती है और जिन पे सारे कंट्रोल भी गवर्नमेंट के, मींस ऑल द OMC राइट्स, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ओनरशिप पैसा भी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, मैनेजमेंट करने का काम भी गवर्नमेंट करेगी और कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन जो होंगे वो भी गवर्नमेंट ही लगाएगी। अब समझते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज में कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आते हैं या फिर किस किस तरीके के बिजनेस आते हैं। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक गवर्नमेंट का ही वो डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट से अलग नहीं है, बिकॉज पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर हम कुछ पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, 3 पार्ट्स, और उनमें से पहला पार्ट है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी जनरली ये भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी। यहाँ पर भी सारे जो राइट्स होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे, कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी और फाइनेंस भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर में आता है और सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अभी पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल। कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और पार्टली दोनों के में भी कंट्रोल में हो सकती है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, नॉट सेपरेट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है, तो उसको गवर्नमेंट से सेपरेट नहीं माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसके सारे खर्चों के लिए जो पैसे का अरेंजमेंट होता है वो फाइनेंस कौन प्रोवाइड कराती है? वो फाइनेंस खर्चों को करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। बजट के दौरान बजट आते हैं और हर बजट में हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को उनके खर्चों के लिए पैसा दे दिया जाता है। वो पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एडेड टू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जब खर्चा करने के लिए पैसा गवर्नमेंट देती है किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, जब सारे खर्चे करने के लिए पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो ऑफकोर्स जो रेवेन्यू उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मिलेगा उसको रखने की परमिशन भी उन्हें नहीं है। वो पैसा भी उन्हें किसको वापस देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। और जितना भी रेवेन्यू किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मिलता है वो कहाँ चला जाता है? वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाता है, वहाँ पर शामिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टाफ। जितने भी लोग किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट माने जाते हैं और सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत, एक्ट के अनुसार उन्हें रेम्यूनरेशन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि सारा कंट्रोल पावर जो है वो गवर्नमेंट को दी हुई है तो अकाउंटेबल, अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस कंसर्न्ड मिनिस्टर की। जिस भी डिपार्टमेंट की बात हो रही है उसके जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं, जिस मिनिस्टर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी स्यूड एज अ गवर्नमेंट कैन बी। जिस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज होती हैं तो कंट्री के लोग या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट को स्यू कर सकती है, उसी तरीके से एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को भी स्यू किया जा सकता है। अच्छा, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या एग्जाम्पल होते हैं? रेलवे हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग, पोस्ट या फिर टेलीफोन सर्विसेज ETC कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। Now let's talk about what are the merits of departmental undertaking. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या फ़ायदे हैं? पहला पॉइंट है ईजी फॉर्मेशन। ईजी फॉर्मेशन क्यों? अगर किसी भी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने बच्चों सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पर अगर आपको याद हो रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है तो रजिस्ट्रेशन किसके पास जाकर करवाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाकर ही तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन तो खुद ही गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है और गवर्नमेंट इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली फॉर्म कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ऑलरेडी है, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं वो एकदम इफेक्टिव होते हैं, पूरी कंट्रोलिंग पावर, सभी पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं क्योंकि कंट्रोल जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी या तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी तो उसको जो भी पार्टी होगी या फिर जो भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा या फिर उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ETC, दैट डिपेंड्स ऑन द केस टोटली।
नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो भी फंड किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास हैं वो उस फंड को ऑप्टिममली मीन्स पूरे हद तक अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, इस तरीके से यूज़ करता है कि कुछ भी फंड वहाँ से वेस्ट ना हो पाए। ऐसा क्यों पॉसिबल है कि वो फंड्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं? देखो, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो पैसा है वो कौन देता है? गवर्नमेंट देती है बजट में। बजट बनाकर हर डिपार्टमेंट को उसके हिस्से के पैसे दिए जाते हैं खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो जब पैसा गवर्नमेंट ने दिया है तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट रखेगी, और जब पैसा दिया जाता है ना तो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, बजट बनाए जाते हैं, ऑडिट किए जाते हैं और कंट्रोल किया जाता है। और जब इतने सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप कोई भी रिजल्ट निकालोगे तो कुछ भी रिसोर्स, कुछ भी फंड, कोई भी फाइनेंस, किसी भी प्रकार के पैसे का यहाँ पर वेस्ट होने के चांसेस नहीं हैं। आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर कुछ भी जो डिसीजन होंगे या कोई भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, उनको डायरेक्टली पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है। और जब पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उनकी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो भी उससे कंसर्न है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगी। नेक्स्ट है पब्लिक रेवेन्यू। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पब्लिक रेवेन्यू मीन्स जो भी एक पब्लिक एंटरप्राइज है। पब्लिक एंटरप्राइज में हमने भी किसको पढ़ा? हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने जो भी पैसा कमाया है वो पैसा कौन रखेगा? वो पैसा उस डिपार्टमेंट को रखने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। और वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। क्या किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अपनी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखने की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो किस तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकती है? देखो, हाँ, कुछ तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी पड़ती है, जैसे कि डिफेंस हुआ। ठीक है, वो डिफेंस की सारी चीज़ों को क्लियरली थोड़ी बता देंगे कि अभी हमारे इतने लोग जो वहाँ पर हैं और हमने ये बैकअप प्लान बना रखा है चाइना से लड़ाई करने के लिए, या फिर ये बैकअप प्लान बना रखा है पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए। सम इंफॉर्मेशन शुड बी कैप्ट सीक्रेट ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक को बचाने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ चीज़ों को उन्हें सीक्रेट रखना पड़ता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, जो कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं डिमेरिट्स। क्या इसके नुकसान हैं? ठीक है, देखो, डिमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द थिंग्स विच कैन बी चेंज्ड, विच कैन वरी बिटवीन ईच अदर, बट इनफ्लेक्सिबल मीन्स कि यहाँ पर चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है। अब इनफ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, तो बहुत ही ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। देखो, अगर हम किसी नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवाया और आप अपनी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की जाती हैं, तुम कुछ मिलावट कर रहे हो या फिर किसी तरीके से और पब्लिक को परेशान कर रहे हो, जनता को परेशान कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके खिलाफ केस किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम्स की, कुछ दिक्कतें की, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसके कारण वो लोग क्या करते हैं? सारी प्रॉब्लम को पार्लियामेंट के साथ डिस्कस करते हैं और वहीं से इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व रहती हैं, और ये भी एक इसलिए इसको नेगेटिव पॉइंट में डाला हुआ है कि टू मच इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी भी। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा तो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो इंटरफेयर क्यों नहीं करेंगे? जो भी बंदा आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा देगा वो आपसे एक बार क्वेश्चन तो कर ही सकता है कि तुमने उस पैसे का किया क्या, किस तरीके से तुमने पैसे को यूटिलाइज़ किया और कितना फ़ायदा कमाते हो, कैसे कैसे करके चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट देखो, लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन का क्या रहता है ना, मोटिवेशन जो होता है ना वो डायरेक्टली एफर्ट्स से रिलेटेड होता है। जितने आप एफर्ट्स करोगे, एफर्ट्स आपने अच्छे से किए तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और उसी के अनुसार आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्हें पता है कि ये एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं, उन्हें पता है कि हम एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, तो अगर अच्छे से काम किया तो भी कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदे तो मिलने वाले हैं नहीं है, और अगर काम नहीं किया तो भी इतनी सैलरी मिलेगी। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों हम एक्स्ट्रा एफर्ट करें, एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है।
जब आप उनके सामने कंडीशन रखोगे कि अगर तुमने ज़्यादा काम किया या तुमने कुछ स्पेशल हमें कुछ स्कीम्स दिलवाई या फ़ायदा कमाया तो उसका इतना % तुम्हें देंगे, उसका इतना % तुम्हें देंगे, उस तरीके से, तो शायद सामने वाले इंसान को लगे, एम्प्लॉय को लगे कि हमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती और इसीलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील यहाँ पर नहीं करते, तो इसीलिए इस पॉइंट को नेगेटिव में डाला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दी गई है, क्योंकि खर्चे करने के लिए पैसा भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और जितना इनकम जनरेट हुआ है वो भी गवर्नमेंट लेकर जाती है। तो पैसे से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेने की पावर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को नहीं है, उसे कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई है पैसे से रिलेटेड। इसीलिए उन्होंने बोला है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल के ऊपर, पैसे के ऊपर हमारा कुछ भी कंट्रोल, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कुछ भी कंट्रोल पैसे के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट देखो, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो काम है वो एफिशिएंट मैनर में, मीन्स अच्छे से तरीके से हो नहीं पाते। उसका क्या कारण है? उसका कारण है टू मच ऑफ पेपर वर्क। देखो जो भी डिपार्टमेंट होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, तो अलग अलग बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और वो सब मिनिस्ट्रीज़ के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क से उन्हें ओवर बर्डन कर दिया जाता है, ज़्यादा बर्डन उन पर डाल दिया जाता है पेपर वर्क का, जिसकी वजह से वो बाकी चीज़ें जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाती और उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेड टेपिज्म, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेड टेपिज्म का क्या मतलब होता है? जब भी रेड टेपिज्म मीन्स डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज़ और पेपर वर्क। जबकि कभी ऐसी कंडीशन आती हैं कि डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लग जाए। रेड टेपिज्म मीन्स क्या होता है? अगर कभी किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लग जाए और वो जो टाइम लग रहा है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती हैं और वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करते करते आप डिसीज़न को लेने में लेट हो गए, क्योंकि आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ा। उस पेपर वर्क और लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करने के साथ साथ आप डिसीज़न लेने में लेट हो गए, डिले हो गए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मीन्स डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड पेपर वर्क। अगर पेपर वर्क या लीगल फॉर्मेलिटीज़ या कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करने की वजह से आप डिसीज़न लेने में लेट होते हो तो उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म की प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होती है, इसीलिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, अब देखना सूटेबिलिटी मीन्स किस तरीके के बिजनेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सकता है। पहला देखो, अगर कहीं पर सीक्रेसी मेंटेन करनी है तो वहाँ पर सूटेबल है, क्योंकि डिफेंस वगैरह में सीक्रेसी मेंटेन करी जाती है। नेसेसरी मीन्स ब्रॉडकास्टिंग, क्या ब्रॉडकास्ट करना है, क्या जनरेशन को दिखाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए टेलीविज़न पर, उससे रिगार्डिंग डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी जाती है एयरक्राफ्ट वगैरह, नए प्लेन बनाने हैं या प्लेन बनाकर किस तरीके से कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, उसके बारे में इन्वेस्टमेंट भी कौन करेगा? ऑफकोर्स गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ रेलवे जितनी भी रेलवे की ट्रेनें चलेंगी उससे जितना भी पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा, गवर्नमेंट के फंड में जाएगा। थैंक यू।